सबको अभी? हाँ फर्स्ट का। ओके। अच्छा किसी ने भेजा फिर तो उनका 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ। फोर्थ देखो। 0.500 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन का सैंपल है, उसको डिजोल्व किया गया HCl में, तो जो इम्प्योरिटी है वो भी डिजोल्व हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी डिजोल्व होगा, सारे कैल्शियम को CaC2O4 बना दिया गया। तो मतलब मान लो X ग्राम CaO है, तो उसमें कैल्शियम का मोल निकाल दो, उतना ही मोल CaC2O4 होगा। अब उसको इतना मोल KMnO4 चाहिए इन द सॉल्यूशन टू टाइट्रेट अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन भी दे दिया है। तो KMnO4 का इक्विवेलेंट मालूम है, इससे CaC2O4 का इक्विवेलेंट आएगा, उससे CaC2O4 का मास आ गया, उससे कैल्शियम का मास आके ये आ सकता है, ये ना। तो परसेंट ऑफ CaO बताना तो तुम्हें कितना होगा। तो परसेंट ऑफ CaO X ग्राम CaO मान लो, इसका नंबर ऑफ मोल हो गया X/56 मोल CaO। इससे CaC2O4 बनेगा, तो जितना कैल्शियम है उतना ही बनेगा ना, ये भी रेशियो X/56 होगा। कैसे CO में कैल्शियम भी X/56 मोल हो गया, ये हो गया ना, ये हो गया X/56 मोल कैल्शियम, और इससे ये जो बनेगा X/56 मोल CaC2O4। तो इसका मोल आ गया, और एक बार इसका आ जाए मोल, तो जब सामने इक्वेशन है तो तुम या तो बैलेंस करके उसका मोल ले आ दो, या इक्विवेलेंट से कर दो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaC2O4, यही है ना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो इसका कुछ कुछ दिया हुआ, नॉर्मलिटी वॉल्यूम कितना है 0.25 × 40, 0.25 × 40/1000, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा, जितना इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया इंटू इसका n फैक्टर 2 होता है ना, C2O4 2 माइनस CO2 में जाता है, तो n फैक्टर 2 लेते थे ना, इंटू 2। हाँ, तो इससे x का वैल्यू आएगा, तो परसेंटेज ऑफ CaO इज विल बी x डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास इज इक्वल टू व्हाट, 0.518 इंटू 100। सबको क्लियर हो गया ये? ओके। 14678 यही था ना। अच्छा, ये वो आ गया फिनोफ्थलीन वाला है ना, NaHCO3 NaOH, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज x ml विद द फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के साथ x ml चाहिए, क्योंकि फिनोफ्थलीन सिर्फ NaHCO3 को टाइट्रेशन दिखाता ही नहीं है। Na2CO3 NaHCO3 बनता है, बस उतना ही स्टेप तक जाता है। और YML मिथाइल ऑरेंज विद द सेम टाइट्रेशन, विद मिथाइल ऑरेंज इन द सेम टाइट्रेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एम एल फिनोफ्थलीन के साथ जा रहा है, और YML विद द मिथाइल इंडिकेटर इन द सेम टाइट्रेशन, उसी टाइट्रेशन में YML चाहिए। वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ Na2CO3। अच्छा, Na2CO3 के लिए कितना चाहिए वो बताना था तुम्हें। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, और क्या होगा इसका। हमें सही दिया भी है ना, देखो एक आंसर है भी 2x।
फिनोफ्थलीन करोगे तो Na2CO3 से NHCO3 आएगा, 1 मोल H प्लस पे चला गया। बट इसमें एक कैच है, एक मिक्सचर है ये NHCO3 और Na2CO3। NHCO3 Na2CO3 को तो कर देगा वो XML से, हाँ ठीक है, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। देखो 6 इजी है। सिक्स Na2CO3 प्लस HCl NHCO3 और NaCl का XML रहेगा फिनोफ्थलीन में कलर चेंज। तो तुम्हें ये पूछा हुआ है कि इसको मिथाइल ऑरेंज के साथ दोगे तो कितना तुम्हें चाहिए। मिथाइल ऑरेंज के साथ ये क्या आ जाएगा, NaHCO3 एंड फर्दर H2CO3, यही होगा ना। तो उसमें 2 स्टेप जाएगा, तो एक काम करता हूँ दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। तो Na2CO3 1 मोल H प्लस लेके बन जाएगा ये NaCl प्लस NaHCO3, और इधर क्या होगा NaHCO3 HCl से रिएक्ट करके NaCl प्लस H2CO3। हाँ, तो यहाँ यदि XML लगा तो इधर भी XML लगेगा। तो मिथाइल ऑरेंज दोगे तो Na2CO3 को पूरा लास्ट तक ले जाएगा, और ये जो होगा एक स्टेप में लेके जाएगा। तो ये XML होगा तो यहाँ डबल लगेगा ना, 2x। बताओ। कंप्लीट रिएक्शन के लिए वाई मोल चाहिए, बट वो वाई पूछ ही नहीं रहा। तुमसे वाई और एक्स का रिलेशन नहीं पूछा हुआ। वाई एम एल कब जाएगा, वाई एम एल में जो NHCO3 पहले से था वो भी जाएगा, प्लस NHCO3 जो यहाँ बना वो भी जाएगा। दोनों जाते हैं तो वाई एम एल आता है। क्लियर हुआ ना। तो y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू x/2 ये नहीं पूछा, y से कोई मतलब नहीं है। y कुछ भी हो सकता है, हम लोग नहीं जानते। NHCO3 हो सकता है कि पहले ही से बहुत ज्यादा हो। y और x का रिलेशन तुम नहीं बता सकते। क्लियर हुआ। y इज द वॉल्यूम, हाँ HCl, वो और वो तुम नहीं बता सकते कितना लगेगा y और x। y यहाँ इतना बता सकते हो 2x से ज्यादा लगेगा वहां पे। नहीं सेम में है ना, तो XML उधर चला जाएगा। NHCO3 के लिए जो पहले से NHCO3 है उसके लिए कितना चाहिए वो तो नहीं मालूम है ना, उससे तुम रिलेशन नहीं बता पा रहे हो। मतलब कि NHCO3 मान लो पहले से था x ग्राम, x मोल, और Na2CO3 यहाँ पे था ऐसे ले लो, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये मान लो कि
एक्स मोल था और ये वाई मोल था। तब क्या होगा, फिनोफ्थिलीन दोगे तो फिनोफ्थिलीन इसके साथ HPS दिया गया फिनोफ्थिलीन, तो हो सकता है कि ए मोल HCl रिक्वायर हो, राइट। और इसी में फिर मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड, तो ए मोल और लगेगा यहाँ पे, ए मोल तो लगा, बट इसके लिए कितना लगेगा तुम नहीं बता सकते। जो NH3 पहले से था उसको मिथाइल ऑरेंज दोगे तो टाइट्रेट कर सकता है, तो हो सकता है कि बी मोल लग जाए, तो टोटल मोल A+B होगा। तो ये ए की जगह एक्स था वहां पे, एक्स के लिए एक्स मोल लगा, एक XML का XML लगा, बट इसके लिए तो कुछ और एक्स्ट्रा वही लगेगा ना, कितना होगा वो नहीं बता सकते तो सोच लो। हम्म, हाँ, तो 6 7 नाउ 8। हाँ सोच लो, पहले ये क्लियर हो गया ना, और इसके वाले क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना, 3 4 की क्लियर हो जाए। फाइनल आंसर इज वाई। वाई का तो कुछ पूछा ही नहीं, वाई एक डेटा दे दिया। हाँ उसने वाई एक डेटा दे दिया कि उधर YML लगा, अब वाई और एक्स का रिलेशन नहीं पूछ सकते। हाँ बट वो बताया कि Na2CO3 को कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे तो कितना चाहिए। ऑक्सलेट के क्वेश्चन आने तो वही आया नहीं, और ये एक क्वेश्चन आना ही था, वो भी एक आगे। हाँ। सो फाइनल आंसर इज वाई। आदित्य कैसे बोल रहे हो फाइनल आंसर इज वाई? वाई से कोई रिलेशन ही नहीं, वाई एक इसी तरह डेटा दे दिया कि उधर वाई लगा, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। वाई से उसको कोई मतलब नहीं था दूर दूर तक। Y-X पूछा है, रुको मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो। मिक्सचर हो गया NH CO3 Na2CO3, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज XML विद द फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर। फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर केवल Na2CO3 को हाफ तक ले जाएगा, बस वही तक XML लगा। एंड YML विद द मिथाइल ऑरेंज इन द सेम टाइट्रेशन, है ना। YML यदि तुम मिथाइल ऑरेंज डाल के करते तो वो सेम टाइट्रेशन में, जब वो Na2CO3 NH CO3 बन चुका है, मतलब अब दो NH CO3, एक जो पहले से प्रेजेंट था और एक Na2CO3 से बना, तो जो Na2CO3 से NH CO3 बना उसके लिए XML लगा, तो अगले स्टेप में भी एक्स ही जाएगा। बट NH CO3 जो पहले से था वो कितना अमाउंट था कुछ नहीं मालूम है, तो वो एक्स के जगह कुछ भी लग सकता है उधर। तो YML वहां पे तो वाई कुछ आ जाएगा, बट उसको वाई से कोई मतलब नहीं। वो बोला है कि वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ Na2CO3 क्या होगा, मतलब Na2CO3 को अलग कर दिया गया है ना, तब उसको कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए कितना लगेगा वैल्यू। हाँ बताओ क्या रिलेशन दिख रहा है इसमें तुम्हें। क्लियर हो गया अभी? हाँ अनुष्का बताओ। सर अगर पहले में सपोज एक्स मोल लगा तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि दूसरे में भी सेम एक्स मोल भी लगा। इक्वेशन लिखा था ना Na2CO3, सब में कोएफिशिएंट 1 1 था। ओके। तो Na2CO3 के लिए जितना मोल Na2CO3 है उतना ही मोल HCl रहेगा, और हाँ। उतना ही मोल NaHCO3 बना, फिर से ओके। हाँ मोल हाँ। रहेगा। हाँ वो बताया था ना कि बस यही हाँ सेम हाँ। रहेगा, राइट। थैंक यू सर। या ऑनलाइन। हाँ अब बताओ। 7 डन। देन
सेवंथ करना है 40 ml ऑफ, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। फोर्टी एम एल ऑफ 0.0 मोल Na2CO3 डॉट NaHCO3, इसमें दोनों है ना, is titrated against 0.05 मोल HCl, x ml HCl when phenolphthalein is used, तो फिर वही होगा Na2CO3 NaHCO3 बन जाएगा, तो वहां x ml लगा, वो फर्दर NaHCO3 से जाएगा ना तो उधर और x लगेगा फिर, and YML is used when methyl orange indicator in the two separate titration, then y minus x is what, इसका डेटा कहाँ पे, हाँ ऊपर है, 40 ml लिया था ना, तो 40 ml, तो x का वैल्यू ही तुम्हारा 40 हो गया, फिर x का वैल्यू हो जाएगा 40 और टू सेपरेट टाइट्रेशन, इस पर अलग कर दिया गया। Na2CO3 जो NaCO3 में गया उसके लिए XML लग रहा है, तो मालूम चल जाएगा 40 ml, 1 मोल का 1 मोल, तो ये भी 40 ml ही लगा रहा है, और उसको अलग से करेंगे तो 40 प्लस 40, और ये भी तो 1:8 है, तो वो 120 हो जाएगा, 40 मतलब 80 ml आंसर आएगा। ये Na2CO3 और NaCO3 है ना। सेवेंथ में क्या हो गया, Na2CO3 और NaHCO3 दोनों था, दोनों एक एक मोल था, 1:1 है ना। HCl से रिएक्ट किया था, क्या बन गया, NaCl NaHCO3, ये 40 ml ऑफ 0.05 है, ये भी कितना लगेगा, x ml ऑफ 0.05, m1v1 इक्वल टू m2v2, 40 इंटू 0.05 इक्वल टू x इंटू 0.05, सिंस ये भी 0.05 है, x डायरेक्टली 40 मालूम चल जा रहा है कि 40 ml लगेगा इसके लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसको सेपरेट वे में करो, तो सेपरेट वे में एक स्टेप और जाएगा, NaCO3 और आगे जाएगा, तो उसका क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज जब देंगे, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, Na2CO3 को दो स्टेप में रिड्यूस करेगा, दो स्टेप में न्यूट्रलाइज करेगा, एक NaCl NaHCO3, यही हुआ ना, और यहाँ पे NaCO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2CO3, ऐसे हो जाएगा टू स्टेप्स में। तो यहाँ पे 40 ml लग रहा है, यहाँ भी कितना रहेगा, 40 ml ही लगेगा, क्योंकि मान लो यहाँ x मोल था, तो यहाँ भी इसका x मोल ही चाहिए, सबका कितना होगा, x मोल ही चाहिए, इसका भी x मोल ही आएगा, तो इसका भी x मोल, इसका x मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका x मोल, इसका भी x मोल, सब कोएफिशिएंट बनता है, ये बताया था ना, इसलिए 40 होगा तो ये भी 40 होगा, और Na2CO3 डॉट NaHCO3, ये कई बार एग्जाम में 2NaHCO3 दे देता, तब ये x मोल होता, तब ये 2x मोल होता, बट अभी क्या है, दोनों सेम है, Na2CO3 डॉट NaHCO3, मतलब इसमें x मोल है, तो इसका भी x मोल ही होगा, ऐसे ही होगा ना। हाँ, तो अब कितना हो जाएगा फिर x मोल के लिए, फर्दर जो NaCO3 जो पहले से था, NaCO3 HCl से रिएक्ट किया, ये भी कितना हो गया, x मोल है, ये इनिशियली प्रेजेंट है, इनिशियली प्रेजेंट, और ये फॉर्म्ड हुआ फ्रॉम Na2CO3, ऐसा है, तो क्या आ जाएगा, NaCl प्लस H2CO3, ऐसे होगा ना, तो यहाँ भी कितना लगेगा, x मोल लगेगा, मतलब ये भी 40 है, तो फिनोफ्थलीन के साथ कितना लगा, 40 ml, मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो टोटल 120 ml, तो डिफरेंस कितना आ गया, 80 ml। हाँ, एक बार समझो, बताओ, क्लियर हो रहा है।
हाँ अनुष्का बताओ, बोलो। सर मुझे सिर्फ वो मिथाइला ऑरेंज का वो नहीं समझ में आया, 120 कैसे हुआ। मिथाइल ऑरेंज देखो, NH CO3 और Na2CO3 दोनों इक्वल अमाउंट में था, हाँ दोनों का मान लो 1 1 मोल है कुछ। हाँ तो पहले स्टेप में जब फिनोफ्थलीन दिया गया था तो 40 ml गया था वो, हाँ यही था ना, 40 ml ही था ना। हाँ हाँ तो इधर 40 ml था, तो इधर भी दूसरे स्टेप में भी 40 ml ही आएगा। क्यों? Na2CO3 हाँ जितना वो NH CO3 बना है ना, हाँ पहले स्टेप में X मोल लग रहा है तो दूसरे में भी X ही लगेगा, तो 40 ml के लिए 40 ml ही लगेगा ना। हाँ क्लियर हुआ? हाँ सर। 80 ml। और जितना Na2CO3 था उतना ही NH CO3 है, Na2CO3 डॉट NH CO3 है ना, 1:1 का रेशियो ना। हाँ उसे भी वो ये करेंगे। हाँ मतलब NH CO3 भी उतना ही था जो इनिशियली प्रेजेंट है, इनिशियली भी ओके। NH CO3 XML ही था। हम्म, तो जब मिथाइल ऑरेंज दोगे तो इनिशियल वाला भी जाएगा ना, हाँ मिथाइल ऑरेंज में NH CO3 का XML, और जब Na2CO3 दोगे तो क्या होगा, HCl से रिएक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस NH CO3, यही होगा ना। हाँ और ये फर्दर यहाँ 40 ml फिर से लगेगा, और मिथाइल ऑरेंज में 40 ml HCl और लगेगा, तब ये NaCl में गया। तो मिथाइल ऑरेंज में कितना लगा टोटल, मिथाइल ऑरेंज जूस, तो ये सब लगेगा ना फिर। ओके। क्लियर हुआ ना? हाँ सर, थैंक यू अब सर। नॉक्सिलिन में एक ही लग रहा है स्टेप। अब बताओ, ये क्लियर हो गया अभी, कैसे हुआ? डाउट्स में कुछ और पूछा तुम लोगों ने? हाँ, हाँ 120 - 80, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, ये सब पहले तुम लोगों ने डाउट लिखा, अभी किसी को डाउट है ये बताओ इस क्वेश्चन में, अभी किसी को डाउट है तो बताओ। अभी भी डाउट आ रहा है त्रिशा को, इसमें अभी भी डाउट है? ओके, अच्छा ठीक है, उसको रेगुलर लेक्चर में मैं एक बार इसको फिर से करा देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है ना। ठीक है, इसको रेगुलर लेक्चर में कुछ और एग्जांपल देके कर लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो अभी कौन सा है, 6 7, और कौन सा था, 8 भी था ना, नहीं 5 6 7, और कौन सा था लिस्ट में देखता हूँ तुम लोग का, और कौन सा है 1 to 10 में, बताओ। 9 था, हाँ 9। ओके, इक्विवेलेंट मास से ही नीचे नहीं दे, 100 ml of the acid solution is neutralized by 100 ml of 4 molar NaOH, यही है ना, the purity of concentrated HCl, 100 ml of acid solution is neutralized by 100 ml of, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट NaOH का होगा उतना ही इक्विवेलेंट HCl का होगा। तो तुम्हें HCl का कितना आ जाएगा,
100 ml of 4 molar NaOH है ना, द प्योरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो ये 100 इंटू 4 है, तो वो भी 100 है इंटू 4, तो HCl 4 मोलर आएगा। HCl की भी मोलरिटी 4 आ जाएगी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है, तो 100 इंटू 1.2 120 ग्राम हो गया, और वो 4 मोल HCl हो गया। तो 4 मोल मतलब 100 ml में 0.4 मोल, 0.4 इंटू 36.5, हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल मास, बस हो गया। देखो 9, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, या नंबर ऑफ मोल से भी कर सकते हो। तो n फैक्टर एक ही है ना, तो N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2। N1 और M1 तो 1 1 ही है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 था, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 V1 कितना होगा, 100 इंटू 4, तो वो कितना हो जाएगा। बाद में ये सब के लिए इतना सब नहीं लिखोगे, देखते समझ में आएगा कि 4 है, वो 4 मोलर HCl। हाँ, तो उसमें कितना, तुमने 100 ml लिया, तो मास ऑफ HCl कितना होगा, ये 4 मोल पर लीटर है ना, 1 लीटर में 4 मोल है, तो ये 0.4 मोल HCl आएगा इसमें, मतलब 0.4 इंटू 36.5 ग्राम। और ये 100 ml डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, मतलब 120 ग्राम, तो 120 ग्राम में इतना ग्राम है, तो परसेंट प्यूरिटी कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। अब बताओ, क्लियर हुआ। 9th क्वेश्चन। ओके, अब बताओ। कैन वी डू वॉल्यूम ऑफ HCl एंड वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर द प्योरिटी, नहीं नहीं, वॉल्यूम स्टैंडर्ड नहीं होता, मास कंजर्व होता है, तो मास के थ्रू ही प्योरिटी बता दो, कितना मास में कितना है। हाँ देते हैं। अब बताओ, 10 तक हो गया ना, 10 to 20 में कौन सा था, 10 to 20। ओके, 14 और
ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्निक्स का 11 12 और 11 12 हो गया, और इधर अनन्या 19, ठीक है, आदित्य भी 19, 11 12 19, आर्यन 14 15, 11 12 14 15, 13 छोड़ के 11 to 15 ऑल, 11 to 15 ऑल, 13 छोड़ देना, और एक सीधे 19। ओके, 13 छोड़ के बाकी सब करना है ना। देखो हाँ, 11 देखो, KMnO4 reacts with oxalic acid in the reaction, क्या होगा, 20 ml of 0.01 मोल KMnO4 इक्विवेलेंट टू, तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करना था। लास्ट लेक्चर में बस इतना ही सब तो कराया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट का एन फैक्टर 2 था, अब तक तो लर्न हो गया होगा। इतना बार रिवाइज करो कि देखते 2 लिख दो, और KMnO4 का देखते 5 लिख दो, वहां सोचना ना पड़े, है ना। तो N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2 कर दो, जिसका 20 इंटू 0.1 इंटू 5 इज इक्वल टू, उधर उसका N2 कितना है 2 इंटू वॉट, M1 V1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है वो देखो। तो KMnO4 कितना हो गया, 20 इंटू 0.1 इंटू 5, 10 हो गया। तो इधर N2 2 हो गया, N2 M2 V2, तो किसको मिला को 10 आएगा, थोड़ा चेक करो क्या होगा। बैलेंस इक्वेशन से भी कर सकते हो, तो तब तक तुम्हें सिर्फ मोल देख लेना है, इसका मोल उसका मोल इक्वेट करके, है ना। 11 में N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2, ये हो गया 20 इंटू 0.1, इसका एन फैक्टर 5 है, 0.1 इंटू 20, इसका एन फैक्टर 2 है, और कौन सा M2 V2 का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो M2 V2 जो आ गया वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, अभी शायद आ जाएगा। 11 क्लियर, आंसर सी आएगा। बी ऑप्शन 0 ml दिखाया था, लेकिन मैंने बी ही मार्क किया क्योंकि रेस्ट स्ट्रॉन्ग है, रेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो बी करना था तुम्हें, वो चल जाता तुम्हें। हाँ, वो 0 ml दे दिया तो मिसप्रिंट हो सकता है, बट बाकी सब रॉन्ग आ रहा तो बाकी का तो चांस ही नहीं है ना। ओके, चलो कोई नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान दो कि हाँ तुम्हें कंसेप्ट आ रहे हैं कि नहीं, बस उतना ही मतलब है। रेस्ट का क्या हो जाता है कि बाद में कोई ये नहीं पूछने वाला एलन के टेस्ट 1 में क्या मार्क्स आया था, टेस्ट 2 में क्या आया था, टेस्ट 3 में क्या आया था, किसी को मतलब नहीं। IIT में क्या रैंक आया, क्या मार्क्स आया, बस वही मैटर करता है, और कुछ नहीं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट as अल्कलाइन अल्कोहल न्यूट्रल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हाँ, तो ये तो डायरेक्ट बताया था ना, एन फैक्टर 5 3 N1 लर्न कर लेना है ना। एसिड में 5, न्यूट्रल में 3, अल्कलाइन में 1, इनकरेक्ट बताना था। तो एसिड में 5 पहला, M/5 एसिड में तो ठीक है, अल्कलाइन में, न्यूट्रल में 5/3, हाँ तो सी करेक्ट है, और डी 1 में होगा, तो बी हो गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो फिर वही क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट था, बोला ही था लर्न कर लेना, फिर वही है, क्या होगा देखो, KMnO4,
एसिडिक में n फैक्टर 5, न्यूट्रल में n फैक्टर इक्वल टू 3, और अल्कलाइन, ये न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन, और अल्कलाइन मतलब ऑलवेज स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, अल्कलाइन Mn+6, n फैक्टर 1 हो गया। तो ये तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 13 किसी ने नहीं पूछा, 14 पूछा तुम लोगों ने। जिसका भी डाउट था याद आ गया, ये नोट्स में बताया हुआ था। आंसर डी दिया हुआ है, आंसर से कोई प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है ना। हाँ हाँ, वही अभी 5 3 5 हो गया, 3 हो गया। अभी मैंने बताया वीकली अल्कलाइन और न्यूट्रल, उसमें 3 होता है। तो बी और सी वीकली अल्कलाइन और न्यूट्रल है, तो उसमें 3 ही रहेगा, है ना। और स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा तो 1 होगा। वीकली अल्कलाइन में 3 है, तो डी ही इनकरेक्ट हुआ। ये जो अभी लिखा ना मैंने, देखो ये, हाँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा वीकली अल्कलाइन या न्यूट्रल, इसमें 3 होता है। तो डाइल्यूट अल्कलाइन में 3 है ना, ये अल्कलाइन और ये स्ट्रांगली अल्कलाइन है। वीक के लिए 3 ही है, ठीक है। ओके, 14, 20 ml of sample of BOH twice solution is titrated with 0.245 ml HCl. If 27.1 ml HCl is required, ये तो डायरेक्ट हो गया ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ BOH ट्वाइस N1 M1 B1 इक्वल टू N2 M2 V2। तो 14 में N1 का वैल्यू क्या है, BOH ट्वाइस 2 होगा ना, 2H है। मोलारिटी X जो तुम्हें बताना है, इंटू V 20 हो गया। तो 2 × X × 20 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 27.1 इंटू 0.245 इंटू इसका n फैक्टर 1 है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ BOH ट्वाइस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl, जिसका N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2 ऐसा होगा। इसका 2 इंटू एक्स इंटू जो भी वॉल्यू दिया है 20। HCl का कितना होगा, 1 इंटू M2 इंटू 27.15, 27.15। यहाँ से MHCl आ जा रहा है तुम्हारा, बल्कि नहीं M2 तो दिया था ना, रुको 0.245। हाँ, क्लियर हो गया। जिसका भी डाउट था उसको क्लियर हुआ ये। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, क्लियर। हाँ, तो 14 के बाद आर्यन का 14, आदित्य ने 15 भी बोला, ओके। फिर 19 था, राइट। तो 15 पे चले। फिफ्टीन देखो, 0.2 gram sample of benzoic acid is titrated with BOH twice. What volume of BOH solution is required to reach the equivalence point? तो ये मोनोबेसिक एसिड है,
ए एन फैक्टर 1 ही होगा। इसको बी एस ट्वाइस से रिएक्ट करो। तो इस बार मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का 3 ही फॉर्मूला है। तो मास गिवन है तो मास बाई इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम दिया रहा है तो कितना हो जाएगा N1V1, और नंबर ऑफ मोल्स है तो n नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल करना है। तो 20 ml सैंपल ऑफ BOH ट्वाइस सोल्यूशन टाइट्रेटेड यहाँ पे कर दिया गया, ये 14 पढ़ने लगा मैं, 15 हाँ। 0.2 ग्राम बेंजोइक एसिड, तो 0.2 डिवाइडेड बाई इसका इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाई n फैक्टर 1 ही होगा। इसका इक्विवेलेंट उधर उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, N1V1 N2 M2V2 हो जाएगा इससे। ओके ओके। एन फैक्टर फॉर बेंजोइक एसिड, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है। एसिड बेस में क्या होगा, C6H5COH। ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, यही एसिडिक होता है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ होगा तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा ना, मोनो बेसिक एसिड है, मोनो बेसिक एसिड। इससे बताया था एन फैक्टर ऑफ एसिड और बेस वहां पे था, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोइक एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ BOH ट्वाइस। तो ये मास बाई इक्विवेलेंट मास इक्वल टू N इंटू M इंटू V। तो मास बाई इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 0.2 बाई, इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है, मोलर मास कितना आ रहा है, बाई 1 हो जाएगा ना, मोलर मास। वन ट्वेंटी टू, और गिवन 122 है, ओके ठीक है। ये 122 आ गया इक्वल टू, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका एन फैक्टर 2 होगा। इसका एन फैक्टर क्या है, 2। यही है ना, कितना इसमें OH माइनस था, इंटू M इंटू V। इंटू M इंटू V पे क्या करने हैं हम लोग, इसका M इंटू V 0.12 इंटू V चाहिए ना अब। हाँ, ये हो जाएगा 0.12, और सॉरी इंटू V। देखो तो V का आंसर आ रहा है अभी,
हो गया आंसर? ओके, अब बताओ 20 से उसका स्कैन फैक्टर ना, मैंने एसिडिक एसिड करके बताया था कि जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है वो एसिडिक नहीं होते, मतलब मीथेन एसिडिक होता है। मीथेन एसिडिक है क्या? नहीं है। हाँ, तो जब वो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हो तो वो सब एसिडिक नहीं होते। ओके, नेक्स्ट 19 के बाद। इसी तरह ये टेस्ट इसीलिए होता है कि याद ही रखो अपनी गलती से। 20 to 25। अब तो लास्ट बचा, जल्दी से बता दो इसमें कौन कौन सा। 24 और 21 23। अनुष्का 21 23, कॉस्नेस 24 23, 21 23 24, ये तीन है ना? 21 23 24, 24 आर्यन। ओके, ठीक है। 21 22 24। ओके, 21 22 भी आदित्य ने 22 फिल कर दिया, तब तो हो गया 21 22 23 24। राइट, ठीक है चलो, तो एक 25 छोड़ के बाकी करना। वो भी है तो बता दो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं। जो जो डाउट हो तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। 21। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। हाउ मेनी एमएल ऑफ 0.15 molar Na2 CrO4 will be required to oxidize 40 ml of 0.5 molar Na2S2O3? Na2CrO4 क्रोमियम को बताया था +6 से +3 जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा? +6 से +3 गया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और ऐसा एक ही क्रोमियम है तो इसका एन फैक्टर 3 हो गया, तो इसका N1M1V1 इक्वल टू इसका N2M2V2। और वो कितना हो गया? Na2S2O4, वो 3 Na2S4O6 में जाएगा, तो वो +2 से +2.5 जाता है, मतलब 0.5 का चेंज, 0.5 का चेंज आता है फिर। और ऐसा दो सल्फर होता है, तो 2 × 0.5, 1 आ गया ना? हाँ, तो अभी कितना होगा, करो थोड़ा सा। N1M1V1 इक्वल टू N2M2V2। तो जरा भी आंसर।
अच्छा तुमने सेम किया था बट वो रॉन्ग आ रहा है। क्या रॉन्ग आ रहा है? Na2CrO4 है ना? अच्छा तो मैं कर देता हूँ Na2CrO4 प्लस Na2H2O3। अच्छा ये CrO4 है, तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अलग आएगा, ये तुम लोग को नहीं मालूम। क्रोमियम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फेट जाएगा, तो फिर तो सबका रॉन्ग हो गया होगा ये सल्फेट क्यों निकल जाता है और यहाँ पे क्रोमियम +3 क्यों निकल जाता है? इसका एक्चुअली एन फैक्टर यहाँ पे +2 से +6, 4 × 2 8 आ जाता है, ये रॉन्ग हुआ होगा। ये तुम नहीं बता सकते हो, तुम्हें पूरा पढ़ना ही नहीं है सबका। तुम्हें सबका पढ़ना ही नहीं है एक्चुअली। अब ये तुम डी ब्लॉक में पढ़ोगे तो मालूम चलता है, क्रोमेट जो होता है Na2H2O3 को डायरेक्ट Na2S4O6 में देता है, हम लोग आइडोमेट्री वाले जानते थे। आई थिंक ये सबने रॉन्ग किया होगा तब तो, एक दिया ही दिया हम लोगों ने। सार्थक तुम्हारा यही एक रॉन्ग हुआ था क्या? अभी आंसर देखो तो आ रहा है क्या? कितने पे तो आंसर आना चाहिए। आ रहा है आंसर? हम्म। अभी आ जा रहा है 8 पे, ठीक है तो नेक्स्ट करो। अभी परफेक्ट टू दिस अगर 8 लिया तो आ रहा है, ठीक है। हाँ 21 के बाद कौन सा हो गया? चलो आ गया ना आंसर। एन फैक्टर ही रॉन्ग हो रहा था, बाकी सब चल जाता। और ये एन फैक्टर रॉन्ग होना ही था सबका, कुछ ऐसा है कि सबका रॉन्ग हो जाता है इसमें, तुम बता नहीं सकते थे। ओके 21 के बाद 22 3 मोल मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 थ्राइस है, कौन कितना मोल वो नहीं मालूम है ना? अच्छा वही बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ FeSO4। तो ये x मोल डालोगे तो दूसरा 3 - x हो जाएगा, यही होगा ना? 100 ml ऑफ 2 मोलर KMnO4, तो KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा? फेरिक को नहीं कर सकता, फेरस को करेगा। फेरस को करेगा ना, उसे +2 से कहीं और ले जाएगा वो, +3 तक जाएगा। तो मान लो x मोल FeSO4 है, तो वही ऑक्सीडाइज होगा, तो x का वैल्यू आ जाए एक बार, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा उसका? x मोल बाई टोटल 3, यही आंसर होगा ना? मोल फ्रैक्शन उसका अपना मोल x मोल बाई टोटल मोल 3, तो x/3 आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा?
x मोल FeSO4 और 100 ml ऑफ 2 मोलर KMnO4 है ना? तो कितना आएगा अभी? x, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 100 और 2 है, ठीक है, 100 और 2, 22 पे चले हम लोग। 22 ये था FeSO4, इसको x मोल मान लो, तो मोल फ्रैक्शन जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो हो गया इसका अपना मोल बाई टोटल मोल। अब FeSO4 के KMnO4 से रिएक्ट करे एसिडिक मीडियम में, तो खुद कन्वर्ट होगा Mn+2 में, और आयरन जाएगा +3 में, +2 का +3, और ये +7 से +2, इसका एन फैक्टर हो गया 5, इसका एन फैक्टर हो गया 1। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 is equal to number of equivalent of KMnO4। इसको x मोल ले लिया तुमने, तो ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और इसके लिए हो गया नॉर्मलिटी nm इंटू वी, ये है ना नॉर्मलिटी, n फैक्टर इंटू m इंटू वी, तो नंबर ऑफ मोल्स x हो गया, इसका n फैक्टर 1 होगा। आयरन कितना हो गया, इधर से इधर गया ना, हाँ ओके, फिर अभी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ रहा है? n और m और v, वो डेटा क्या है, 22 पे जाओ तो 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, n फैक्टर 5, 2, और ये 100 एवल मतलब 100/1000, ये लीटर में लेते हो ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए। हाँ, अब यहाँ से x का वैल्यू आएगा, देख लो, क्लियर हुआ x का वैल्यू? जीरो पॉइंट थ्री थ्री आ रहा है, तुम बोलो हाँ, राइट। तो 0.34 नहीं कर सकते, वो मैं करेक्ट कराता हूँ, 22 को 0.33 करा देता हूँ। और कौन सा हो गया? हाँ, 22 के बाद 23, सारे क्वेश्चन थे राइट। तो 23 में जाओगे तो 100 ml of 1 molar KMnO4 oxidizes 100 ml of H2O2 in acidic medium. Volume of same KMnO4 required to oxidize 100 ml H2O2 in basic medium will be, तो जितना मोल H2O2 का है उतना ही होगा। हाँ, तो H2O2 एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइज हो या बेसिक मीडियम ऑक्सीडाइज हो, वो तो O2 में ही जाएगा। H2O2 का ऑक्सीडेशन हमेशा O2 में है। KMnO4 का एन फैक्टर चेंज हो जाएगा एसिडिक और बेसिक में। KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक में 5 होता है, उसने लिख भी दिया, MnO4 माइनस से Mn+2 जाता है वो, और इधर KMnO4 से किधर किधर जाएगा, बेसिक में MnO2 में चला गया, मतलब एन फैक्टर 3 लेना था। हाँ, तभी कितना कितना हो जाएगा।
हाँ 23। तो अभी जैसे मैंने बताया उसमें क्या होगा, H2O2 इतना कौन लिखे, Mn+7 H2O2 से कितना होगा, Mn+2O2। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, -1 से 0। इसका एन फैक्टर हमेशा 2 था, इसका एन फैक्टर 5 था। और दूसरे में क्या हो गया, दूसरे में Mn+7 से H2O2 से कितना होगा, ये जा रहा है Mn+4 NO2। इसका एन फैक्टर अगेन 2 और इसका एन फैक्टर 3। तो यहाँ N1M1 इक्वल टू N2M2V2। देखो तो बस एन फैक्टर का चेंज है, उसको कैसे करेंगे, डेटा देखना पड़ेगा। Mn2 माइनस वो गलती से होगा, मेटल पे निगेटिव उतना अवॉइड करो, मालूम है तुम्हें +2 जाता है, Mn माइनस नहीं जाएगा, है ना। 100 ml ऑफ 1 मोलर KMnO4 है, ऑक्सीडाइज टू 100 ml ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे कितना चाहिए इसका नंबर ऑफ, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 100 × 1 इक्वल टू 100 × 1 × 5 इक्वल टू 100 इंटू वो उसका जो भी आ जाए N और M। 100 × 1 × 5, 100 × 1 × 5। इसको व्हाट्सएप कॉल पे ही कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है क्वेश्चन, इधर से उधर देखे करना। 100 × 1 × 5, 100 N1M1V1, 5 × 1 × 100, और इसका होगा N2M2V2, और ये हो गया N2, इसका 2 हो गया, मोलैरिटी आ जाएगा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 ही है, इससे M2 आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन में जब तुम रखोगे बेसिक मीडियम में, तो N1 M1 V1 कर दो, और ये होगा N2M2V2, ये इधर वाला ही पार्ट है। इसके लिए बेसिक मीडियम में कितना आ जाएगा, बस दोनों इक्वल कर दो ना। ये भी अच्छा, वो भी 100 था तो सब लिखा ही क्यों मैंने, सब सिर्फ डायरेक्ट उसी को कर देते, 1 × 5 इक्वल टू 3 × X, उससे आ जाता फिर। मिलेगा, दो अलग अलग डेटा दिया है। ये हो गया 3, और ये मोलैरिटी तुम्हें 1 ही है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है कितना होगा, और ये स्टिल 10 रिमेन्स द सेम। ये भी तो 100 ही था ना, और ये एन फैक्टर 2 ही था, M2 जो था वो था ही, तो ये फैक्टर तो राइट ही है, फिर इधर का ही करना है। H2O2 को ऑक्सीडाइज करो एसिडिक या बेसिक मीडियम में, दोनों का O2 में ही जाएगा। H2O2 का ऑक्सीडेशन उतना ही है। हाँ
क्लियर हुआ? H2O2 मीडियम जो भी रहे, KMnO4 का अलग हो जाएगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। KMnO4 का बताया था ना मैंने, तीन मीडियम तीनों में अलग होता है, रेस्ट इसका तो वही रहेगा ना। ओके, हाँ ऑलवेज टू। H2O2 जब भी ऑक्सीडाइज करोगे ऑलवेज टू, यही था। ओके 24, 24 फिर से बैक जाके देखना पड़ेगा। 24 यहाँ पे, हाँ। 100 ग्राम मेटल इज बर्न इन द ऑक्सीजन एंड ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन आर एनालाइज्ड। मेटल को बर्न किया तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। द वेट ऑफ मेटल सीम्स टू बी हैज इंक्रीज बाई 24%। ये तो पहले भी क्वेश्चन किया था। 100 ग्राम 124 बन गया, मतलब जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। इक्विवेलेंट वेट में किया था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल 100 बाई एक्स, इक्विवेलेंट माटर इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका 24/3। ये क्लास में किया था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये 100/x और ये 24/8। ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 33.3। यही होगा ना? सोचो, अब देख लो कितना हो जाएगा। हाँ, यस क्लियर। हाँ, यही आंसर होगा ना। ओके, 25th किसी का डाउट नहीं है? 25th क्लियर है? सो हम 25th, हाँ एक लास्ट बचा वो भी कर ही ले। 25th क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25। 15 mole of KMnO4 is treated with excess of H2C2O4 in acidic medium। तो KMnO4 का acidic medium n फैक्टर 5 होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया 15 into 5, 75 इक्विवेलेंट। तो कितना मोल H2C2O4 का कंज्यूम होगा, तो इसका n फैक्टर 2 होता है, n नंबर ऑफ मोल्स इनटू 2, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 15 into 5, 75/2, 37.5। ये होगा ना। number of equivalent of KMnO4 is equal to number of equivalent of ये क्या था, H2C2O4 ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, यही था ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। हाँ, तो इसका दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, ये कितना आ जाएगा, यही बताया। 15 मोल था ना, इंटू n फैक्टर 5, उसका 2 होता है n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि H2C2O4 CO2 में जाता है, तो उसका n फैक्टर। ऑक्सीडेट कितने जगह यूज हुआ बताओ, +3 से +4। जिसको ऑक्सीडेट का n फैक्टर याद नहीं होगा तो बहुत क्वेश्चन डाउन करके गया होगा, है ना। गुड, इसका डिस्कशन कर लिया हमने, अब बताओ। हम्म, ओके। अब एडवांस के, चलो बताओ एडवांस पे क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5 में क्या क्या डाउट है, देखता हूँ कहाँ पर कहाँ पे मिलेगा, फिर व्हाट्सएप पे जाना होगा मुझे। व्हाट्सएप,
एडवांस कौन से ग्रुप में होगा तुम लोग का? नर्चर फेज 1। चलो अच्छा, मेंस हो गया एडवांस्ड। ओके, हाँ एडवांस में बताओ। ओपन 1 to 5। ओके, हाँ बताओ कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 1, वल्लभ का क्वेश्चन नंबर 1। इधर 2, आर्यन ने सेकंड पूछा है, सोहम ने सेकंड पूछा है, तो 1 and 2। रेस्ट सबने भी सेकंड ही पूछा है, तो 1 2 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 and 2। 0.78 gram of S3PO4 in 550 ml solution is 0.9। this thus this acid is, हाँ तो इसका कितना एन फैक्टर आएगा ये बताना था ना। या तो तीनों में एच प्लस न्यूट्रलाइज होगा, या दो न्यूट्रलाइज होगा, या एक न्यूट्रलाइज होगा, ये होगा ना। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका एन फैक्टर तुम्हें बताना है कि कितना होगा, कितने मोल न्यूट्रलाइज हो गए। एन फैक्टर मान लो कि एक्स हो गया, तो 10.78 बाई मोलर मास बाई एक्स इक्वल टू ये इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 550 into 0.4। हाँ तो इसका एन फैक्टर क्या है? तो एन फैक्टर क्या था ये, शायद तुम लोग सिंपल चीज भूल गए हो। देखो S3PO4 है, 1 मोल OH माइनस से रिएक्ट करेगा, तो इसका एन फैक्टर H2PO4 माइनस आ गया, इसका एन फैक्टर 1 होगा। यदि यही S3PO4 2 मोल OH माइनस से रिएक्ट करे, तो ये HPO42 माइनस होगा, तो इसका एन फैक्टर 2 होता है। याद आया ये? और S3PO4 3 मोल OH माइनस से रिएक्ट करेगा, तो PO4 3 माइनस आएगा, एन फैक्टर इसका 3 होगा। ये हो गया ना, तो एन फैक्टर 1 2 and 3 है। अब तुम्हें ये बताना है कि एन फैक्टर कहाँ पर है ये। तो जैसे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ S3PO4 इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम से ला सकते हो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए मास बाई इक्विवेलेंट मास लोगे, इसको नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ले लो। एंड नाउ इसका 0.78 दिया हुआ है, 0.78 ग्राम, 0.78 बाई इसका इक्विवेलेंट मास 98 बाई एक्स ले लो, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है।
नॉर्मेलिटी कितना है 0.4 इंटू 550, 0.4 इंटू 550 ml है तो बाई 1000 ना, वॉल्यूम इन लीटर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है ना, सो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0.98 होना चाहिए था, 0.78 डेटा अनबैलेंस रहेगा, अच्छा 10.78 हाँ तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ एक्स का वैल्यू बता दो, 0.4 इंटू 550 बाई 1000, एक इंटीजर आएगा, वो इंटीजर बता दो कितना है, इंटू 98 बाई 10.78, हाँ एक्स का वैल्यू। टू आ जा रहा है ना, तो एक्स का वैल्यू 2 हो गया, तो एन फैक्टर इसका 2 है, मतलब एस 3PO4 2H प्लस डोनेट किया, 2H माइनस से रिएक्ट किया और HPO4 2 माइनस बना, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसका 2 मोल H प्लस न्यूट्रलाइज हुआ, यही है ना, क्लियर हो गया सबको? यस। ओके, 2 में 0.75 ग्राम of substance is gellized, it produces NH3, which neutralizes 30 ml of 0.25 sulfuric acid. The percentage of nitrogen in the organic compound, मतलब जो भी सब्सटेंस था, जिलाल्डल एक मेथड है, उससे नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट कर दिया गया, नाइट्रोजन जितना एटम होगा वो सबके सब NH3 बन गए, तो NH3 मालूम चल जाए कितना है तो उतना ही नाइट्रोजन एटम आएगा, उससे होगा ना, और ये 30 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए, NH3 का इसके थ्रू NH3 का मोल आ जाएगा, NH3 का जितना मोल होगा उतना ही नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन का मास आ गया डिवाइडेड बाय 0.75 इन 200, समझ में आया? हाँ तो NH3 का कैलकुलेट करें, 30 ml ऑफ 0.25 सल्फ्यूरिक एसिड था, NH3 plus H2SO4 gives out NH4 twice SO4, n फैक्टर इसका 1, उसका n फैक्टर 2, the number of equivalent of NH3 is equal to number of equivalent of NH4 H2SO4, ये कैसे किया n फैक्टर, ये याद है ना, इसने कितना H प्लस कैप्चर किया, पर मोल एक ही H प्लस कैप्चर किया ना, इसने पर मोल 2 H प्लस दिया, इसलिए इसका n फैक्टर 2 है। अब थोड़ा इसको यूज करो, तो कैलकुलेट करो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है।
तो ये थोड़ा फॉर्मूला यूज करके ले आओ, कितना कितना डेटा बार बार देखना पड़ता है। 13 to 0.25, 13 to 0.25, 30 into 1000 into 0.25 is equal to number of moles into n factor 1 ले लो, तो नंबर ऑफ मोल्स NH3 का आ गया। इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी इतना ही आएगा सेम। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? मास ऑफ नाइट्रोजन 30 इंटू 0.25 बाई 1000 इंटू 14, फिर डिवाइडेड बाई जो मास दिया हुआ इंटू 100। मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100। ये क्लियर हुआ कि H2SO4 के 3 तुमने NH3 का मोल ले लिया। इसका H2SO4 का नॉर्मलिटी ही था ना, वो एक बार चेक करना होगा। हाँ 0.25 नॉर्मल है, ठीक है। हाँ तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितना H2SO4 का इतना हो गया। हाँ अभी आ जा रहा है ना, आंसर आ जा रहा है। ओके ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया, उससे मास ऑफ नाइट्रोजन, उससे परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा था? फर्स्ट सेकंड तो हो गया ना, आ गया आंसर। ओके 1 2 के बाद कौन सा बता रहे हो? 3 4 5 में आदित्य थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3, 3 डन इन द क्लास। अच्छा क्लास का है वो क्वेश्चन, क्या है 3? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe in Fe2 इज फ्रैक्शनल। अरे हाँ ये तो क्लास में ही बता दिया था। इट इज अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3। हाँ सेम क्वेश्चन किया था राइट। आदित्य फिर तुम उसको थोड़ा रिवाइज करो। हाँ उसके बाद कौन सा है? डायरेक्ट नोट्स का था। गुड, आर्यन को याद है वो। इधर 1 to 5 हो गया क्या? ओके नेक्स्ट आगे बताओ। सिक्स, हाँ 6 to 10 में क्वेश्चन नंबर 6, 10, 6 and 10। ओके 6 में चले हम लोग। The titration of K2Cr2O7 and ferrous sulfate, Fe2 plus Fe3 plus में जाएगा। K2Cr2O7 plus 6 से plus 3 आता है। तो V1 ml of 1 molar of K2Cr2O7 requires V2 ml of 1 molar of FeSO4। तो which of the following equation is true? N1 M1 V1 is equal to N2 M2 V2। 6 में यही होगा ना। तो N1 कितना हो गया? K2Cr2O7 का 6 है, तो 6 into V1 into 1, 6 into V1 into उसका मोलरिटी जो है 1, 6 into M1 into V1 कर सकते हो, इक्वल टू व्हाट? उस साइड ले लो, Fe का 2 होगा ना, 2 into M2 into V2। 6 into M1 into V1 इक्वल टू 2 into M2 into V2। ऐसा ही जाएगा ना। हाँ तो कौन सा आंसर देखेगा फिर? 6 into M1 into V1 इक्वल टू इसका FeSO4 का 1 था ना, 1 into M2 into V2, तो ए ही आंसर होगा। बट ये मोर देन 1 करेक्ट है ना, तो ए करेक्ट हो गया तो बी रॉन्ग हो गया। सी में N1 V1 ये तो ऑलवेज राइट है। सी का क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए N1 V1 ही करते थे ना। हाँ N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2, ऐसा था। क्यों? N1 M1 क्या हो जाता था? ये इट इज व्हाट नॉर्मलिटी, और ये था N2 V2, यही था ना। तो ये N2 हो गया, ये N1 हो गया, ये दो रिलेशन है। तो पहले के लिए 6 इंटू M1 इंटू V1, और Fe2 प्लस किधर जाता है? 1 में जाता है ना, 1 इंटू M2 इंटू V2।
या फिर ये तो ऑलवेज राइट है N1V1। क्यों? क्रोमियम जो हो गया +6 से +3 पे गया, एन फैक्टर कितना है 6 का, और इधर क्या हो गया, क्रोमियम का +6 से +3 है। K2Cr2O7। आयरन 2+ से 3+, इसका एन फैक्टर बनता। ओके 6 डन। अब क्वेश्चन नंबर 10, 6 के बाद 10। ओके 10 में चले हम लोग, तो 10 का कहाँ पर गया, इधर है। 110% ऑफ वॉल्यूम कंटेंट। 110% का मैंने बताया था कि मीनिंग क्या क्या था, मतलब 100 ग्राम जो है H2SO4 वो 10 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब करेगा और 110 बन जाएगा। ये तो 9th है, सॉरी 10 बोल रहे हो तुम। ओके, a mixture of 1 mole of FeSO4 and FeC2O4 are taken। तो आयरन +2 से +3 जाएगा, सल्फेट का कुछ नहीं होगा क्योंकि +6 है, बट FeC2O4 में आयरन +2 से +3 गया और ऑक्सिलेट जो है +3 से +4 जाएगा। इसका एन फैक्टर निकाला था, FeC2O4 का एन फैक्टर 3 था और FeSO4 का एन फैक्टर 1 था। ये था ना, दोनों का एक एक मोल लिया गया, दोनों का एक एक मोल लिया गया। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सबके लिए कितना कितना होगा, ठीक है। 1 मोल FeSO4, 1 मोल FeC2O4 ऐसा लाइक किया था मैंने। FeC2O4 तो क्लास में बता दिया था कि क्वेश्चन आएगा ही। K1O4 के साथ कितना होगा इसका एन फैक्टर, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है और इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन 3 है, +2 +3, यही है ना। हाँ तो ये 5:3 हो जाएगा ना, 5 FeC2O4 +3 K1O4। तो 5 mole ferrous oxalate will be reduced by 3 mole of K1O4, will be oxidized by 3 moles of K1O4। उधर क्या हो गया, FeSO4 + K1O4 कितना आ जाएगा, ये +2 से +3, और इसका सल्फेट तो +6 है, इसका कुछ नहीं होगा, तो इसका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर 5 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये 5 और ये 1, इसका 5 मोल 1 पे आ जाएगा, है ना। अब बताओ कौन कौन सा आंसर होगा। हो गया 1, 3 and 4। हाँ सिमिलर एज मिंडन। ओके तो चलो 6 और 10 कर दिया, हो गया। और कुछ था बीच में, सिद्धि ने 8, 9 पूछ लिया, आदित्य ने 7 पूछ लिया, तो सब हो गया फिर 7, 8, 9, 10। आदित्य ने 7, सिद्धि ने 8, 9 कर दिया, तो 7, 8, 9, 10। हाँ अनुष्का बोलो। सर मुझे यस ये अनुष्का। डाउट था कि जो मतलब 10 क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे ट्रू होगा। 10th का फर्स्ट कैसे ट्रू हुआ, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO4 required to oxidize Fe2+ to Fe3+ in acidic medium is 0.4। 1 मोल लिया था ना इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO4 required to oxidize Fe2+ to Fe3+, तो 1 मोल Fe2+ है तुम्हारे पास, टोटल 2 मोल Fe2+ है, दोनों का एक एक मोल है ना, एक मोल Fe2+ इधर, एक मोल Fe2+ इधर, टोटल 2 मोल Fe2+ है। अच्छा उसके लिए अच्छा। कितना चाहिए तुम्हें, तो ये जो मैंने बताया था
कितना हो जाएगा हम लोग का 5 मोल Fe2+ के लिए रिक्वायरमेंट है 3 मोल KMnO4। यही है ना, ये रिक्वायरमेंट सही है ना। अभी कितना मोल दिया हम लोग को, 2 मोल दिया है ना। 2 मोल के लिए कितना होगा, ऐसा ही क्वेश्चन था ना, एक बार फिर बैक देखना पड़ेगा मुझे बात में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 उल्टा पूछ रहा है, KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज दिस। Fe2+ एंड Fe3+ मीडियम इज 1 मोल दोनों का लिया गया था, तो टोटल तुम्हारे पास 2 मोल Fe2+ है, राइट। तो KMnO4 के कितना रिक्वायरमेंट होगा, अच्छा तो एक मिनट, ये मैंने इधर ले लिया, राउंड कर दिया ना 5 मोल के लिए। 5 के लिए 1 चाहिए था ना, लिखने में रॉन्ग कर दिया। 5 मोल के लिए 1 मोल KMnO4 चाहिए था, यही था ना यहाँ से। ये तो यहाँ पे C2 भी जा रहा तब था, इसके लिए नहीं है, कार्बन को लेके 5 और 3 था ना, वो नहीं। हाँ, तो इसके लिए कितना होगा, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ से रेस्ट अटेम्प्ट कर लो। हाँ देते बोलो। सर जो पहला वाला है FeC2O4 उसमें भी Fe2+ से 3+ में जाएगा ना, तो वो कंसिडर भी करना पड़ेगा। हाँ राइट, इसीलिए 2 मोल ले लिया मैंने। हम्म, 1 मोल इधर से Fe2+, 1 मोल दूसरा से, तो टोटल 2 मोल Fe2+ था, तो कितना चाहिए। ओके। ओके, हाँ ठीक है। अब यहाँ से करके आओ नेक्स्ट चैप्टर अपना